हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि ओपेम जो अनलॉक सर्किट डिज़ाइन के बैकबोन होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं फिल्टर डिज़ाइन, एम्पलीफायर या फिर प्रिसीजन मेजरमेंट सिस्टम लाइक करंट सेंसिंग सर्किट। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो। इसलिए इंटरव्यूअर ओपेम से क्वेश्चन जरूर पूछता है टू चेक द फंडामेंटल ऑफ ओपेम एंड हाउ वेल यू अप्लाई द कंसेप्ट टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आज टॉप 10 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। आगे आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस में कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। ओके, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओपेम, डिफाइन इट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। अब ओपेम की बात करता हूं तो ये एक हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। इसका मतलब ये है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है, उन दोनों के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। अब इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ तो इसका जो ओपन लूप गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, बैंडविड्थ हो गया, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हो गया, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो हो गया, स्लीव रेट हो गया, ये सारे पैरामीटर्स आपके इनफाइनाइट कंसीडर किया जाते हैं जब आप आइडियल ओपम की बात करते हो। ये हो गया इनपुट इम्पिडेंस, ये इसका हो गया आउटपुट इम्पिडेंस। इसका जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो जीरो हम कंसीडर करके चलते हैं। इसका जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है वो भी हम जीरो कंसीडर करके चलते हैं जब आइडियल ओपम की बात करते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ रियल ओपम कंपेयर टू आइडियल ओपम। इसके पहले हमने आइडियल ओपम के बारे में डिस्कस किया था। जो रियल ओपम होते हैं ना, उसका जो ओपन लूप गेन फाइनाइट दिया था 10⁵ या 10⁶ मेंशन किया रहता है। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो मेगा ओम या फिर जिगा ओम में मेंशन किया रहता है। आउटपुट इम्पिडेंस भी आपको 10 to 100 ओम में देखने को मिलता है। इसका जो बैंडविड्थ होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड इन द सेंस, इसका जो डेटा शीट आप देखोगे तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट दिया रहता है, राइट। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होता है कि इसका जो गेन होता है वो कम हो जाता है, या अगर गेन आपने बढ़ा दिया तो इसका बैंडविड्थ कम हो जाता है। इसका जो ऑफसेट वोल्टेज होता है ना वो बहुत कम दिया रहता है। ये बेसिकली एरर होता है जब भी आप ओपम डिज़ाइन होता है ना, तो उस केस में ट्रांजिस्टर उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो उसका बायस करंट मैच ना होने की वजह से कुछ ना कुछ ऑफसेट वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत कम हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है, ये डेटा शीट में मेंशन किया रहता है। इसका जो स्लीव रेट होता है ना वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो लिमिट हो जाती है। अब रीजन बिंग इसका जो आप डेटा शीट में देखोगे 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड या फिर 10 वोल्ट या 5 वोल्ट, ये डेटा शीट में मेंशन किया था एज पर दी ओपम। इसमें आपको बायस करंट भी देखने को मिलता है। इसका जो इनपुट वोल्टेज हो गया या फिर बायस करंट हो गया ना, इसमें चेंज आपको देखने को मिलता है ड्यू टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने वेरी कर दिया तो ऑफसेट वोल्टेज, बायस करंट, इनमें सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें नॉइज भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो PSRR, ये भी लिमिटेड होता है। मैक्सिमम मेंशन किया जाता है 80 dB, 90 dB, 60 dB, डिपेंड अपॉन दी ओपम। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, PSRR एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट बायस करंट। अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की बात करता हूँ तो ये ओपम की एबिलिटी होती है टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, राइट। अब सपोज कि यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे कुछ कॉमन मोड नॉइज ऐड हो गई, राइट। तो उस केस में क्या है कि हमारा ओपम कितना उसको रिजेक्ट कर सकता है, कितना सप्रेस कर सकता है, यही बेसिकली क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए अगर आपने प्रिसाइज सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो ताकि नॉइज इम्पैक्ट न डाले ज़्यादा, तो उस केस में आपको इतना ज़्यादा वैल्यू कंसीडर करके चलना पड़ता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है 20 log डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। सेम में PSRR होता है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, मतलब पावर पे अगर कोई नॉइज वगैरह ऐड हो जाती है ना यहाँ पे, तो ये हमारा ओपम उसको कितना रिजेक्ट कर पाता है, यही बेसिकली उसकी जो एबिलिटी है वो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होती है। अब सपोज कि ये 5 वोल्ट जो सिग्नल है किसी बक कन्वर्टर से आ रहा है, तो बक कन्वर्टर में स्विचिंग होने की वजह से क्या होता है कि उसमें नॉइज ऐड हो जाती है, तो हमें वो क्या करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है। हालांकि हम यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह यूज़ करते हैं सप्रेस करने के लिए, लेकिन PSRR अगर आपको हाई एफिशिएंट सर्किट डिज़ाइन करनी पड़ती है तो इसको भी 80 dB 90 dB आपको कंसीडर करके चलना पड़ता है ताकि आपका जो ओपम है वो नॉइज को रिजेक्ट कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये आपको बहुत ही कम सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब ये जितना कम हो, माइक्रो वोल्ट में हो तो बेटर होता है, अगर मिली वोल्ट में भी आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है ना, ओपम के गेन से मल्टीप्लाई होकर क्या है कि आपको आउटपुट पे ज़्यादा इंपैक्ट डालने लगता है, तो इसलिए हमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बहुत कम कंसीडर करके चलना पड़ता है, राइट। इनपुट बायस करंट, मतलब अगर ये ओपम में अगर मान लो दोनों इनपुट को आपने ग्राउंड से शॉर्ट कर दिया तो उस केस में कितना लीकेज, एक तरीके का लीकेज करंट बोल सकते हो, तो ये बेसिकली बायस करंट होता है। तो IB = IB+
प्लस IB माइनस डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज करंट हम कंसीडर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस रजिस्टर से मल्टीप्लाई होकर फिर इसके फीडबैक रजिस्टर से मल्टीप्लाई होकर आपको गेन आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बायस करंट भी बहुत कम कंसीडर करना पड़ता है, नैनो एम्प्स में हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देते हो, राइट। Okay, so next question is what is slew rate and why does it matter in high frequency application? तो slew rate is the maximum rate at which the op-amp output changes. हमारा op-amp का आउटपुट कितना फास्ट चेंज होता है एज कंपेरिजन टू द इनपुट वोल्टेज, वही बेसिकली slew rate होता है। यहाँ पे जो ग्राफ है, ये जो ग्रीन वाला है ये इनपुट है और ये आउटपुट जो हमारा रेड वाला है। तो जैसे ग्रीन इनपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है वैसे हमारा आउटपुट चेंज नहीं देखने को मिलता है। इसको कुछ टाइम लगता है क्योंकि कैपेसिटर इसके अंदर होता है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो 10% टू 90% जब हमारा आउटपुट रीच करता है उसमें कितना टाइम लगता है ना, वही बेसिकली क्या होता है, स्लीव रेट होता है। तो स्लीव रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब इसमें एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और हमारा एम्पलीट्यूड भी हाई है, उस केस में क्या होता है ना कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, राइट। तो हमें अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैलकुलेट करना है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सपोज यहाँ पे ओपन का स्लीव रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड दिया है और हमारा जो इनपुट सिग्नल है 10 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल है, राइट। तो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे 15.9 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो तो उस केस में हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अब आप अप्लाई कर देते हो तो आपका जो सिग्नल है ना वो डिस्टॉर्टेड देखने को मिलता है। सपोज कि आपने फ्रीक्वेंसी कितना अप्लाई कर दिया, इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज का सिग्नल ले लिया, ठीक है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है पीक टू पीक वोल्टेज वो 10 वोल्ट है। तो यहाँ से अगर आप स्लीव रेट कैलकुलेट करते हो ना, dB बाई dt 2 पाई मल्टीप्लाई विद द फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई सेकेंड, राइट। तो यहाँ से जब आप इसका स्लीव रेट कैलकुलेट करते हो ना तो ये आपको 3.14 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड इतना आपको स्लीव रेट चाहिए, लेकिन हमारे ओपन का स्लीव रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो उस केस में हम इस ओपन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई नहीं कर सकते फॉर 10 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट एंड हाउ इट्स लिमिट ओपन परफॉर्मेंस। सो गेन बैंडविड्थ जो होता है बेसिकली वो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट होता है, गेन मल्टीप्लाई विथ बैंडविड्थ। अगर आप गेन बढ़ाते हो ना, अगर गेन आप बढ़ाते हो तो उस केस में क्या होता है, जो बैंडविड्थ होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। अगर आप बैंडविड्थ बढ़ाते हो तो उस टाइम पे गेन आपको कम रखना पड़ता है। सपोज कि ओपेम का जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो दिया है डेटा शीट में वो 1 मेगा हर्ट्ज दिया है, राइट, और आपका जो गेन है क्लोज लूप गेन अगर 10 है तो उस केस में अगर आप बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे ना तो बैंडविड्थ आपको कितना देखने को मिलेगा, 1 मेगा हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 10, तो ये 100 किलो हर्ट्ज, मतलब 100 किलो हर्ट्ज तक इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो इजीली क्या होगा कि आपको आउटपुट पे एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आपने 100 से 100 के बजाय 200 या फिर 150 किलो हर्ट्ज इनपुट फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका जो सिग्नल का आउटपुट होता है ना वो बेसिकली एटेन्यूएट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप ऑपरेशन ऑफ एन ओपेम। तो ओपन लूप में आपको पता है कि उसमें फीडबैक नहीं होता है, ठीक है, इसका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6, राइट, ये अनस्टेबल होता है और कंपैरेटर सर्किट में हम ओपन लूप का यूज़ करते हैं, राइट। क्लोज लूप में क्या होता है कि हम फीडबैक अप्लाई करते हैं, आउटपुट और इनपुट सिग्नल में ये देख सकते हो ये फीडबैक अप्लाई किया गया है, तो ये क्लोज लूप है और ये जो हमारा है वो ओपन लूप है विदाउट एनी फीडबैक। अब ये फीडबैक निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। निगेटिव फीडबैक में हम ओपेम को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर सर्किट बहुत डिफरेंट वे में यूज करते हैं जो कि गेन को स्टेबलाइज करता है, राइट। जबकि पॉजिटिव फीडबैक में देखोगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अगर मैं आउटपुट का बात करता हूँ तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर इन, ये फीडबैक रजिस्टर है मल्टीप्लाई विद द इनपुट वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग में वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाई आर इन, राइट, ये फीडबैक रजिस्टर, ओके। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब ये जो इन्वर्टिंग होता है ना इसमें आउटपुट जो होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग में
जीरो शिफ्ट रहता है, राइट। तो ये दोनों जो वेवफॉर्म है नॉन इन्वर्टिंग का है, और ये दोनों वेवफॉर्म इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के हैं। इसमें देख सकते हो ये जो ग्रीन सिग्नल है ये बेसिकली इनपुट है, और जो हमारा आउटपुट है ना वो सेम फेज में, देख रहे हो आप यहाँ पे सेम फेज में बस एम्पलीफाई हो गया। यहाँ पे भी ये एक जो ग्राफ आपको शो कर रहा है इनपुट वर्सेस आउटपुट का, तो ये जो इनपुट और आउटपुट है ये सेम फेज में आपको दिख रहा है, राइट। और जब इन्वर्टिंग की बात करते हैं तो ये हमारा ग्रीन सिग्नल है, इसके अपोजिट में आपको आउटपुट सिग्नल फ्लो करता हुआ दिखेगा, राइट। तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, राइट इट्स गेन इक्वेशन। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है कि दो जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उनके डिफरेंस को क्या करता है कि एम्पलीफाई करता है, दैट्स इट, इसका इतना ही काम है। और इसका ये इक्वेशन है वी आउट इज इक्वल टू आर एफ बाई आर इन मल्टीप्लाई विद द डिफरेंशिएशन। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट यूजिंग एन ओप एम्प। तो सबसे पहली बात की ये जो हमारा इंटीग्रेटर, ये जो पहले सर्किट है ये इंटीग्रेटर है, और ये हमारा डिफरेंशिएटर है, राइट। तो इंटीग्रेटर में क्या होता है जो कैपेसिटर है ना इसको हम फीडबैक में यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएटर में क्या होता है हम रजिस्टर को फीडबैक में यूज करते हैं, राइट। ये चीजें देख सकते हो। तो इंटीग्रेटर का काम क्या है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है ना उसको इंटीग्रेट कर देता है, राइट। अब इसका जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है बी आउट इज इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, और डिफरेंशिएटर का -RC डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हमने स्क्वायर वेव इनपुट अप्लाई किया ना तो आपको ट्रेंगुलर वेव आपको आउटपुट में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो पोलरिटी है ना ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाता है, राइट। डिफरेंशिएटर में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है उसको डिफरेंशिएट कर देता है। यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल ट्रेंगुलर लगाया तो हमें आउटपुट क्या देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर, मतलब ये इसको डिफरेंशिएट कर देता है। तो ये वाइज फीडबैक यूज्ड इन ओपन सर्किट, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक से क्या होता है कि हमारा जो सर्किट का गेन होता है ना वो हम क्या करते हैं कि उसको स्टेबलाइज करते हैं, राइट। अब निगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि गेन को हम रिड्यूस करते हैं, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, और क्या होता है कि लीनियरिटी जो है इंप्रूव हो जाती है, और स्टेबलाइजेशन जो हमारी सर्किट जो स्टेबलाइजेशन होती है वो कंट्रोल रहती है, राइट। जबकि पॉजिटिव फीडबैक को हम क्या करते हैं ऑसिलेटरी सर्किट या फिर मल्टी वाइब्रेटर्स में यूज किया जाता है, इसमें ट्रिगर हो गया, कंपरेटर्स हो गया, उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, राइट। और ये सर्किट पॉजिटिव फीडबैक जो सर्किट होती है उतनी स्टेबलाइज नहीं होती जितनी हमारा निगेटिव फीडबैक सर्किट स्टेबलाइज होता है, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में और 10 मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल।